नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में हुए एक बेहद अफसोसजनक घटना को लेकर है। दिल्ली में कल शाम एक भयानक कार धमाका हुआ जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 18 लोग जख्मी अस्पताल में हैं। पिछले 14 साल में दिल्ली में ऐसा धमाका पहली बार हुआ। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जांच एजेंसियां जुटी हुई है। अभी तक धमाकों को लेकर कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब तक के 5 बड़े खुलासे कुछ ये हुए। दिल्ली कार धमाके के वक्त कार में पुलवामा का रहने वाला और फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल का डॉक्टर उमर मौजूद था। अगला खुलासा है कि फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के जिस डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया और जिसकी कार से असॉल्ट राइफल, पिस्टल और कारतूस मिले, सूत्रों के मुताबिक वो मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात की आतंकी है। आरोप है कि डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग की कमान संभाल रही है। इसे जमात उल मोमिनात में महिला आतंकियों के रिक्रूटमेंट का जिम्मा सौंपा गया था। एक और अपडेट है कि दिल्ली धमाके की जांच की सुई अब फरीदाबाद के अल फलाह अस्पताल को लेकर के साथ साथ लखनऊ, आजमगढ़ और सहारनपुर तक घूम रही है। फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले करीब 52 लोगों से पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उधर पुलवामा में भी एक्शन चल रहा है और पुलवामा से एक और डॉक्टर सज्जाद के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल और धमाके के मारे गए डॉक्टर उमर के घर वालों से भी पूछताछ चल रही है। सुबह से केंद्रीय गृह मंत्रालय में 2 बैठकें हो चुकी है। दिल्ली से कश्मीर तक और हरियाणा से यूपी तक पूछताछ और धरपकड़ जारी है, लेकिन धमाके के करीब 23 घंटे गुजर चुके हैं और आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि दिल्ली में कार धमाका कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, धमाका किसने किया और किसने कराया। अब इस साजिश के सूत्रधारों तक पहुंचने के लिए क्या हो रहा है? बेमौत मारे गए लोगों के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई राहत, मदद, मुआवजे की कोई भी ऐलान क्यों नहीं किया गया है? दिल्ली धमाके से जुड़े अनसुलझे सवालों को लेकर दरअसल आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमला पहली बार दिल्ली में 14 साल में पहला हमला दिल्ली में हो रहा है और कश्मीर के बाद हम यह कह सकते हैं कि पिछले 11 साल में दूसरा हमला है। तो क्या है इस हमले में, किस तरीके से हमला हुआ, यह रिपोर्ट पहले देखिए। भाई भागो भागो। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम लाल किले के सामने की सड़क पर एक कार में ऐसा धमाका हुआ जो दिल्ली में आज तक नहीं हुआ था। वाहनों के परखच्चे उड़े, 8 लोग मौके पर मारे गए। अस्पताल में और मौतें हो रही हैं, 20 लोग जख्मी हैं। ब्लास्ट हो गया तो फिर तमाम जांच पड़ताल शुरू हुई। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, तमाम एजेंसियां जांच में जुटी। घंटे दर घंटे खुलासे होते गए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खुलासे हुए हैं कि धमाके वाली कार हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। धमाके के वक्त कार डॉक्टर उमर चला रहा था। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करता था। इतना खुलासा होते ही धमाके के तार उसी फरीदाबाद के डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ते दिखने लगे, जिसका पर्दाफाश एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था। धमाके के दूसरे दिन दोपहर होते होते जांच एजेंसियों के रडार पर आधा दर्जन डॉक्टर थे। पुलवामा का डॉक्टर उमर तो मर ही चुका था, पुलवामा का डॉक्टर मुजम्मिल, पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शाहिद, आजमगढ़ का डॉक्टर परवेज अंसारी, सहारनपुर का डॉक्टर अदील। इन डॉक्टर्स की धरपकड़ सहारनपुर से शुरू हुई थी, जब डॉक्टर अदील की निशानदेही पर अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल मिली। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर तक एक्शन हुआ। अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया। उसके साथ ही डॉक्टर शाहीना की कार से राइफल, पिस्टल, कारतूस मिले।
फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से करीब 30 क्विंटल विस्फोटक बरामद हुए। सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार किया। और तीसरे फरार डॉक्टर यानी संभवतः डॉक्टर उमर को जब तक पकड़ा जाता तब तक दिल्ली दहल चुकी थी। मोदी राज के 14 वर्षों में पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा धमाका हुआ था जिसने पुलवामा हमले की याद दिला दी थी, क्योंकि दिल्ली में हुआ हमला फिदाइन हमला लग रहा है। पुलवामा में भी फिदाइन अटैक हुआ था। दिल्ली में कार के अंदर विस्फोटक में धमाका किया गया, पुलवामा में भी कार के अंदर विस्फोटक में धमाका हुआ था। दिल्ली में धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल से धमाके का शक है। पुलवामा में भी RDX जिलेटिन के साथ अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की रिपोर्ट आई थी। दिल्ली में लोगों के बीच कार धमाका करके भीड़ को निशाना बनाया गया। पुलवामा में CRPF के काफिले को निशाना बनाया गया था। दिल्ली में हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल का हाथ होने की आशंका बढ़ती जा रही है। पुलवामा हमले में भी जैश ए मोहम्मद के हाथ के सबूत मिले थे। All those responsible will be brought to justice. और दिल्ली धमाके के पीछे के उन षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने और उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कुछ यूं तेज हुई है कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने दिन में 2 बार उच्च स्तरीय बैठक की। कल पीएम मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक करने वाले हैं। इधर दिल्ली से लेकर पुलवामा तक और फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक जांच एजेंसियों ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पकड़ा जा रहा मॉड्यूल डॉक्टरों का एक ऐसा मॉड्यूल है जो कश्मीर से सहारनपुर और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक फैला हुआ है। दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा। फेलियर कहाँ है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं? किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं? जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। Mr. Amit Shah is the most incompetent home minister in independent India. First he has to resign. अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला कि पुलवामा में 350 किलो RDX कैसे पहुंचा। इस बात को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला। आतंकवादियों ने दिल्ली के नाक के नीचे NCR के फरीदाबाद में 30 क्विंटल विस्फोटक कैसे इकट्ठा कर लिया। सहारनपुर के डॉक्टर के टेरर नेटवर्क को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में आकर भंडाफोड़ किया। 9 दिन से कार्रवाई चल रही थी और इतनी बड़ी बरामदगी होने के बावजूद दिल्ली में कैसी सतर्कता थी कि इतना बड़ा हमला हो गया। क्या आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए बनाई गई एजेंसियों के तालमेल में कमी या लापरवाही की सजा दिल्ली के आम लोगों और हिंदुस्तानियों ने भुगती है? इन तमाम सवालों का जवाब दिल्ली धमाके की जांच पूरी होने के बाद ही मिलने की उम्मीद है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये बड़ी घटना है क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर तक सीमित जो आतंकी हमले थे वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के बाहर होना भी शुरू हो चुका है। पठानकोट का हमला आपको याद होगा और दिल्ली में 14 साल में पहली बार इस तरीके से यह घटना होना सचमुच में चिंताजनक विषय जरूर बनेगा। सभी मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी कि आखिरकार क्या सचमुच में कोई चूक हुई है, क्या यह हमला टाला जा सकता था और आखिरकार अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होना चाहिए। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, एडिटर इंडिया टुडे डिजिटल ग्लोबल, वो मेरे साथ में है। इसके सूद इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूर्व एडिशनल डीजीपी है बीएसएफ के, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह पर निशाना बना रहे हैं, गृह मंत्री पर। कर्नल रोहित चौधरी, रिटायर्ड कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, पूर्व GOC 15 कॉर्प्स कश्मीर काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। पूरा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इनकी एक्सपर्टी है और इन्हें इसके बारे में पता है। उस पर भी पूछेंगे कि आखिरकार कश्मीर में जो हो रहा है उस पर क्या सॉल्यूशन आखिरकार निकल सकता है। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या दिल्ली में हुए कार धमाके के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ साफ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मामला शुरू होता है जब जैश के पोस्टर अनंतनाग में लगना शुरू होता है और वहां से यह टेरर मॉड्यूल खुलना शुरू होता है जो आखिरकार दिल्ली में आकर ब्लास्ट होता है। दूसरा सवाल, आतंकी दिल्ली NCR में 2900 किलो यानी 29 क्विंटल से अधिक विस्फोटक सामग्री जमा करने में कैसे कामयाब हुए?
क्योंकि आखिरकार दिल्ली जैसे शहर के आसपास इतनी बड़ी सामग्री इकट्ठा होती है, वो भी एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उसके बावजूद यह हुआ है, तो कैसे वो कामयाब हुए, यह बड़ा एक सवाल। खुफिया, सुरक्षा और जांच एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की वजह से दिल्ली के कार में धमाका हुआ है, यह एक अहम सवाल हमेशा रहा है, क्योंकि इसीलिए एनआईए जैसी संगठन बनाई गई, जिसके चलते सभी के साथ तालमेल करके इस तरीके की जो आतंकी घटनाएं हैं या आतंकी मॉड्यूल से उसकी जांच की जा सके। तो आखिरकार क्या उस समन्वय में कहीं ना कहीं चूक हुई है क्या, इस पर सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले एक जरा बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली कार विस्फोट पर समीक्षा बैठक चल रही है और अमित शाह ने अध्यक्षता की इस बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को हमारी एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह अमित शाह ने कहा हुआ है। ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि अमित शाह ने इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, उनकी अध्यक्षता में दरअसल ये मीटिंग हो रही है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है और अभी ये पूरी जो तहकीकात है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास चली गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी भूटान में बात करते समय यह बात कही थी कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर हमारे साथ में, उमर मोहम्मद जो आतंकी उस गाड़ी में मौजूद था, 3 घंटे तक वहां पर पार्किंग में बैठा रहा और पार्किंग से जैसे ही ये गाड़ी निकली उसके बाद लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका होता है। कार में ही बैठा रहा था उमर और एक बार भी कार से बाहर नहीं आया था। 3:19 पर वो पार्किंग में गया और 6:22 पर वहां से वो बाहर आया। सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है, ये सीसीटीवी की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार 3 घंटे वो कार में बैठा रहा। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पार्किंग लॉट में बैठा रहा और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सुबह करीब 8 बजे के करीब दिल्ली में उस गाड़ी में उसकी एंट्री होती है और आखिरकार शाम में यह धमाका होता है। कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है कि उसको ट्रैक करने में, क्योंकि उसके बाकी साथी तो पकड़े गए थे और ये फरार है, यह भी कहा जा रहा था। बिल्कुल साहिल, और आपने जो सवालों की फहरिस्त दी है उसमें तालमेल की जो कमी पर सवाल उठाया, ये बात एकदम क्लियर है कि तालमेल कमी थी और इसी वजह से दिल्ली के लाल किले पर यह धमाका हुआ। जानकारी ये भी मिली है कि 3 घंटे तक पार्किंग में वो बैठा था, कार में एक बार भी नहीं उतरा। जो सीसीटीवी एक्सेस किया है एजेंसियों ने, उस सीसीटीवी को जब बारीकी से देखा गया तो ये देखकर हैरान रह गए कि 3:19 पर वो लाल किले के बैक साइड में पार्किंग के अंदर I-20 कार से दाखिल होता है, उस कार में बैठा रहता है। उसके बाद 6:48 पर वो निकलता है, यू टर्न लेकर आता है और जोरदार धमाका हो जाता है। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा चूक की बात की। देखिए, फरीदाबाद में 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा था और ये बात सभी को पता थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को, कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है वो फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस से क्या वो जानकारी साझा की गई या नहीं की गई, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात एटीएस ने ISIS के 3 टेररिस्ट अरेस्ट किए थे। उन्होंने खुलासा किया था कि दिल्ली में आजादपुर मंडी में रेकी की थी। ये दोनों जो इनपुट है ये बीते 3 दिनों के अंदर हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर रहती और बॉर्डर एरिया में चेकिंग होती। तो वो हमने बॉर्डर एरिया का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया बदरपुर बॉर्डर का, जिसमें जो उमर मोहम्मद है वो कार से एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है और मास्क लगाया हुआ। जाहिर सी बात है, उसको पता था कि उसका नाम ओपन हो चुका है, उसे कभी भी एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है। तो अरविंद, और एक चीज यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि दोपहर से इस बारे में खबर चल रही है, डॉक्टर शाहीन जिनका जिक्र हो रहा है लखनऊ से और उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है उनके लिए काम करती थी, जमातुल मोमिनात की कमांडर थी वो, यहां पर यह भी बात सामने आई है। तो क्या ये हम मान के चले कि ये जैश ए मोहम्मद ने किया हुआ टेररिस्ट अटैक है या ये जो ब्लास्ट है इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ साफ नजर आ रहा है? क्या ये हम कह सकते हैं आज की स्थिति में?
बिल्कुल आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर ने कल जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की, जो ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ था, दो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कराया था, जैसे मोहम्मद और गजवात उल हिंद, इससे कनेक्ट कराया था। और जो सिग्नेचर मार्क भी है, अगर आप देखें कार में ब्लास्ट और खुद डॉक्टर उमर मोहम्मद का उड़ जाना, तो कार में आईडी फिट करना और फिदाइन अटैक करना, ये जैश का सिग्नेचर मार्क रहा है। और बीते दिनों जो फरीदाबाद जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था, वो जैश का ही मॉड्यूल था। तो पीछे जैश मोहम्मद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। साहिल, कई सारी जानकारी इस बारे में आ रही है। अरविंद, आप इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि और भी कई परतें इस पे खुलनी है। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूएपीए के भीतर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है, टेररिज्म के सेक्शंस भी इसमें लगाए गए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करनी है मुझे लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी। सर, आपसे दरअसल ये पूछना है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर नजर आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात तो इसमें यही नजर आती है कि पहली बार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के बाहर पठानकोट के बाद दिल्ली में इस तरीके से हमला होना, कितनी गंभीर बात इसे मानी जाएगी? देखिए, ये एक बहुत गंभीर बात है, और सबसे पहले मैं कंडोलेंसेस देना चाहूंगा उन परिवारजनों को जिनकी जानी गई। ये एक गंभीर बात है, क्योंकि बहुत सालों बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है। मेरे हिसाब से 2011 में हुआ था आखिरी ऐसे बड़ा ब्लास्ट। 14 साल बाद हो रहा है। 14 साल, बिल्कुल 14 साल बाद। तो लेकिन देखिए, मैं बाकी प्रवक्ताओं के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से एज ए आर्मी मैन, एज समबडी जो काउंटर टेररिज्म में रहा है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहा है, अभी तक पुलिस या किसी एजेंसी की कोई स्टेटमेंट नहीं है ये कहते हुए कि किस तरफ से ये कोई टेररिस्ट अटैक है या नहीं है, या किस ग्रुप का है, क्योंकि किसी ग्रुप ने क्लेम नहीं किया है। और जैसे मेरे से किसी और चैनल ने पूछा थोड़ी देर पहले कि क्या ये फिदाइन हो सकता है, तो मेरा ये मानना है कि देखिए, फिदाइन जब होते हैं तो वो जरूर कोई ग्रुप क्लेम करता है। तो हाँ, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, हम सबको पता है कि फरीदाबाद में एक मॉड्यूल बस्ट किया गया और उसमें एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है। ये इसके बारे जो अब यहाँ हुआ है, ये क्योंकि इनका भी कुछ कनेक्शन जेएनके से निकल आया है, तो अटकलें लगाए जा रहे हैं। और मैं सिर्फ मीडिया पे सुन रहा हूँ, मैं फ्रैंकली कहूंगा कि सिर्फ मीडिया पे ये हो रहा है कि ये टेरर हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और जो होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, या जो प्रधानमंत्री ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम सब पहलू पे गौर करेंगे, किसी चीज को किसी पॉसिबिलिटी से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त ये कहना कि ये टेररिस्ट अटैक है, पक्का है, पुख्ता है, मेरे समझ से थोड़ा जल्दबाजी होगी। मेरी समझ से सबूत आना चाहिए, लेकिन ये गंभीर और संजीदा बात है। जिस तरीके से भी हुआ है, हमें इस पे नजर बनाए रखनी है, और ओवरऑल पब्लिक को भी चाहिए कि हमें चौकस रहना है। अगर ऐसी कोई घटना है, कोई चीज पड़ी हुई मिलती है, तो अभी हमें दोबारा से चौकस होने की जरूरत है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे इसके सूद सर के पास भी जाना है, लेकिन सर लास्ट एक चीज कहूंगा कि देखिए, इसमें ना कोई रोड में कोई ब्लास्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ नीचे। ये भी थोड़ा सा एक डिफरेंट पिक्यूलियर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि रोड, वरना एक्सप्लोजिव अगर आरडीएक्स होता है, जैसे एक्सप्लोजिव होता है ज्यादा, तो उसमें रोड पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए, वो देखने में नहीं आया। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो इनिशियल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और उसके साथ साथ डेटोनेटर्स भी इस्तेमाल किए गए थे। इसके पहले जो बरामदगी हुई है उसमें भी टाइमर से लेकर बाकी सारी चीजें मिली थी। आपको पता है कि ये सारी चीजें एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस के रूप में, आईडी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो सारा जो इशारा है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ आता है। और आप टाइमलाइन अगर देखें उस पूरे मामले में, तो ये साफ नजर आता है गाड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहा था। क्या आपको लगता है कि ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि अभी तक ना पुलिस ने ना होम डिपार्टमेंट ने इस बारे में साफ शब्दों में कहा है कि ये टेरर अटैक ही है, लेकिन सारी चीजें जो जानकारी अब तक बाहर आ रही है पब्लिक डोमेन में, वो देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये एक टेरर अटैक हो सकता है? और अगर ये टेरर अटैक है तो कितनी गंभीर चुनौती आज की तारीख में, क्योंकि भारत सरकार ने टेरर अटैक को लेकर एक पोजीशन पहले से ही ली हुई है। देखिए, टेरर अटैक, मैं ये नकार नहीं रहा हूं इस पॉसिबिलिटी से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, और मैं भी ये कह रहा हूं कि सभी पहलू खुले हैं,
मेरा सिर्फ ये मानना है कि हम जैसे 24 घंटे होने वाले हैं इस बात को, हम इसके ऊपर थोड़ा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से अगर हटके जाएं तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं। मेरा सिर्फ ये एक मैं सिर्फ एक आई एम शोइंग अ मिरर, मैं आपको एक शीशा दिखा रहा हूं कि ऐसा भी है। मैं भी मानता हूं कि जिस तरीके से कनेक्शन JNK से निकला है, जिस तरीके से जो फरीदाबाद में मॉड्यूल बस्ट किया गया है, अगर उनके साथ वो भी डॉक्टर थे, अगर ये माना जाए तो कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब तक ये बात पुख्ता तरीके से सामने नहीं आती है तो मैं इस मीडिया जिंगोइज्म में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा सिर्फ ये एक कंसर्न। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन इसके सूद सर हमारे साथ में है। एक बात इसमें देखी जा रही है, क्योंकि अब तक तो इस बारे में खुलासा नहीं है कि ये सचमुच में टेरर अटैक है कि नहीं है, लेकिन सारी जो चीजें अब तक मिली है वो पॉइंट फिंगर्स करते हैं, वो इशारा करते हैं इसी बात की तरफ कि ये टेरर अटैक हो सकता है। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इसमें नजर आ रहे हैं, जो एक जमाने में हमने देखा था कि इंडियन मुजाहिदीन जो मॉड्यूल निकला था रियाज भटकल के नेतृत्व में, उसमें हमने देखा था कि व्हाइट कॉलर उसमें आतंकवादी उसमें दिखाई दिए थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस बारे में समझते हैं और इंडोक्ट्रिनेट होकर इस पूरे मामले में आए हुए हैं। 5 डॉक्टर्स इसमें गिरफ्तार होते हैं, एक के बाद एक श्रृंखला में वो दिखाई देते हैं। क्या दिखाता है इस बात को? और ये होम ग्रोन सारे लोग, कोई सहारनपुर का रहने वाला, कोई लखनऊ का रहने वाला, कोई पुलवामा के रहने वाले 2 डॉक्टर, ये क्या दिखाता है? 14 साल के बाद इस तरीके की घटना सामने आ रही है। पहली चीज तो जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये तो एक फैक्ट है, एक्सप्लोजन हुआ है, साथ में आग लगी है जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ है, और मेरे ख्याल में मोस्टली जो बॉडीज़ हैं वो बर्न उसमें हैं, इंजरीज भी बर्न की हैं। तो ये फैक्ट तो है कि एक्सप्लोजन हुआ है। किस वजह से हुआ है, ये फॉरेंसिक, किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है, ये फॉरेंसिक जांच की बात है और उससे डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे जनरल दुआ ने कहा कि ये जरूर सरप्राइजिंग है कि नीचे कोई क्रेटर नहीं बना और शार्पनेल्स भी नहीं हुए। तो इस तरह का एक्सप्लोजन और ये जो जिस तरह की घटना है उसमें मुझे ये कहने में, मीडिया की बात छोड़ दीजिए, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये एक टेरर रिलेटेड इंसिडेंट है और इसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसा पुलिस ट्रीट भी कर रही है, उन्हीं कानूनों के तहत इसके ऊपर FIR भी लॉन्च की है। जहाँ तक वाइट कॉलर टेररिज्म की बात है तो ये बात सही है कि पहले जो टेररिस्ट मिलते रहे हैं वो एक ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं। अब ये लोग जो हैं उसको इंटेलेक्चुअल तरीके से टेररिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये बहुत एक डेंजरस फेज़ में टेररिज्म को ले जाने का इम्कान है इस पे, अगर इसको चेक नहीं किया जाए। और दिल्ली में हुआ, जबकि मैं इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर तो जो है वो है, मैं इसको एक इस चीज़ का भी फेलियर मानता हूँ कि जो भी फरीदाबाद में हुआ या सहारनपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, तो हमारी एजेंसीज़ का टेंडेंसी होती है कि एकदम वो रश करते हैं बताने के लिए। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए थी। जब फरीदाबाद में कमिश्नर की तरफ जी, से, पुलिस फरीदाबाद की तरफ से में हुआ, सहारनपुर की बात भी उठी, गुजरात की बात, तो अगर ये इस तरह लंबा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी, तो जब तक कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचता इस चीज़ के बारे में पब्लिक में नहीं बताना चाहिए था। और ये जो इंसिडेंट किया, जो भी उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, मुझे ये लगता है कि जब उसको पता लग गया कि उसके लोग पकड़े जा रहे हैं तो उसको उनके हैंडलर्स ने उनको बोला होगा कि भाई कम से कम एक इंसिडेंट तो आप कर दीजिए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है ये फेलियर जो हम लोग पब्लिसिटी और क्रेडिट हंगर होता है उसको अवॉइड करना बहुत आवश्यक है। उसकी वजह से ये घटना हो गई। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि आमतौर पर अगर एक्सप्लोजिव्स की बात आती है तो तुरंत NIA हरकत में आती है और आज आखिरकार जाकर NIA के पास यह अधिकृत तौर पर यह पूरा मामला चला गया है। लेकिन कई और सवाल है और लेफ्टिनेंट जनरल सूद, मैं आपके पास भी आऊंगा इसको लेकर, क्योंकि अब भारतीय सरकार ने इस बारे में पहले से ही एक पोजीशन ले चुकी है। सरकार ये पोजीशन ले चुकी है कि इसके बाद कोई भी टेरर अटैक होगा तो वह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया, जब भी इस तरीके की घटना होती है, आपको याद होगा UPA का दौर, जब 2011 के पहले इस तरीके की घटनाएं होती थी,
सरकार पर सवाल उठते थे और आज की स्थिति में अब दिल्ली निशाने पर। अब यह मामला जम्मू कश्मीर का नहीं रहा है, अब दिल्ली के दहलीज पर आकर रुका है। साहिल जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं हर उस परिवार को जिसने अपना परिजन खोया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब ऐसी घड़ी आती है, ऐसा आतंकवादी हमला होता है, तो क्या हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने देखा देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सख्त और मजबूत संदेश दिया है, और जब पहलगाम हुआ था उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने एक मजबूत संदेश दिया था, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आतंकियों को घुसकर भारत ने सबक सिखाया। इसी तरह से हमारी प्राथमिकता पहली जो है वो ये है कि हम उन परिवारजनों के साथ खड़े रहें जिन्होंने अपना खोया है, और किसी भी और व्यक्ति की जान ना जाए, ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। उनको कैसे रोका जाए ये सुनिश्चित करें। जैसे कल फरीदाबाद में हमने देखा 2900 किलो हमने जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं उनको पकड़ा है। दूसरी प्राथमिकता संदेश की होती है कि भारत एकजुट है। प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हों, त्वरित तरीके से वो घटनास्थल पर गए, उन्होंने एक संदेश दिया और ये बताया कि जो संदिग्ध लोग हैं, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, उनको जहन्नुम में भी होंगे तो ढूंढ के निकालेंगे और उनको सजा मिलेगी। तीसरा जो बड़ी बात है, मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा था आज बहुत ओछी घटिया हल्की राजनीति हो रही है जो विपक्ष कर रहा है, तो एक संदेश जरूर ये भी जाना चाहिए कि जैसा अभी एक्सपर्ट बता रहे थे, जो सूचना है वो संवेदनशील है, हमारी कार्रवाई आगे क्या होगी ये भी बहुत संवेदनशील है। तो इस तरह के बयान ना दें जिससे कि जो आतंकी संगठन है या हमारे शत्रु देश पाकिस्तान है उनको बल मिले। ये एकजुटता का समय है। और इसके साथ मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में दिखाया है कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। अगर कभी आतंकी घटना हुई है तो भारत ने ऐसा जवाब दिया है, आतंकी या तो 72 हुरों के पास गए हैं या उनके आका थर-थर कांपे हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। लेकिन गौरव भाटिया, इस बार भी कार्रवाई ठोस होगी, मजबूत होगी। नहीं, ठीक है, ठोस कार्रवाई होगी, वो बात तो ठीक है, और इससे पहले भी ठोस कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद कुछ ही महीने के भीतर इस तरीके की घटना होना, इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव्स दिल्ली के आसपास पकड़ा जाना, और उसके बावजूद भी दिल्ली शहर में आकर इस तरीके का धमाका होना, ये सारी चीजें क्या दिखाता है? इसको लेकर तो सवाल उठेंगे, और इससे पहले भी उठ चुके हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो तब भी ये बात कहते थे कि आतंकी हमला रोकने की कोशिश 99% टाइम सही साबित होती है, लेकिन 1% कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन सवाल तो तब भी उठे थे। एक भी व्यक्ति की जान अगर इसमें जाती है तो सवाल उठेंगे इसको लेकर। साहिल जी, सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया हो। मैं एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, और जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुबे जी ने भी कहा, आप समय का भी ध्यान रखिए, सवाल जरूर उठाइए। मैं आपको बता सकता हूं, पिछले 6 महीने में 22 ऐसे आतंकी हमलों का षड्यंत्र था जिसको विफल किया हमारी एजेंसियों ने ही। तो यहाँ पे भी आपने सवाल उठाए, मैं आया ही इसीलिए हूँ। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, जिन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है और बहुत ही मजबूत एक वक्तव्य भी दिया है। ये केवल वक्तव्य नहीं रहेगा, ये ऐसा एक्शन होगा कि ये सारे के सारे आतंकी जो परिवार हैं, इन सबको पता चले कि भारत कितना मजबूत देश है। लेकिन शब्दों का, समय का और किस तरह की नीयत से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये एकजुटता का पल है। और मैं एक बात और कहूंगा साहिल जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय दें। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक है कि 5 और 6 नाम आपका चैनल दिखा रहा है, इनमें एक समानता तो ये है, ये डॉक्टर है। मतलब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग आज आतंकी बनने का प्रयास कर रहे हैं या आतंकी बन चुके हैं। ये कितना चिंताजनक है, इसको भी हमें रोकना है। और इस सोच को, ये सब में एक और समानता है, नाम एक धर्म से आता है। और मैं ये कहूंगा, आज हमारी जिम्मेदारी है
कि हम ना धर्म देखे ना जात देखे, हम सब एकजुट हो जाएं, ना सत्तारूढ़ देखे ना विपक्ष देखे, हम एकजुट हो जाएं, क्योंकि भारत की आज यही मांग है कि हम लोग ऐसी कार्रवाई करें कि ये सारे आतंकी और इनके परिवार जान जाएं कि अब आतंकवाद का समापन होगा, जैसे नक्सलवाद का समापन हमने प्रण तो लिया है। क्या चीजें करनी होगी, क्योंकि ऐसे आतंकवाद का समापन। ये बात भी तो बीजेपी कहती थी ना कि धर्म मत देखिएगा आतंकवाद के मामले में, धर्म देखकर आतंकवाद होता नहीं। ये भी तो बात आपने इससे पहले कही थी जब बाकी नाम इसके साथ जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन जरा मैं एक बार जरा हम लोग टाइमलाइन दिखा देते हैं। अपनी बात रख लूं, आपने क्यों नहीं, एक मिनट, नहीं गौरव जी, आता हूं आपके पास, नहीं आता हूं आपके पास, दोबारा आपको मौका मिलेगा, इस बारे में भी कहने का मौका मिलेगा। लेकिन जरा एक बार देख लेते हैं कि कब से दरअसल ये मामला सामने आया था। आज जब हम बात कर रहे हैं तब 11 तारीख है। 19 अक्टूबर को पहली बार जब अनंतनाग के भीतर जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगे, तब दरअसल ये मामला खुलना शुरू हो गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी। 29 अक्टूबर को पुलिस को फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल का सुराग मिलता है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस यूपी हरियाणा में तफ्तीश करती है। 6 नवंबर को सहारनपुर में डॉक्टर आदिल गिरफ्तार होते हैं जिन्होंने पोस्टर लगाए थे, ये कहा जाता है। उसके बाद 7 नवंबर को जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग का, वहां पर डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-47 मिलती है। वो भी कैसे उनके पास आई वो एक अलग जांच की बात है। 8 नवंबर को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के साथ कार्रवाई शुरू हो जाती है। 9 तारीख को फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। 10 तारीख को फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है, यानी 29 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है, भारी संख्या में किया जाता है। और उसके एक दिन बाद दिल्ली में इस तरीके का ब्लास्ट होता है। तो ये टाइमलाइन है, यानी पिछले 15 दिन से इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, तब ये भी बात कही गई कि ये बातें ओपनली कहने की जरूरत नहीं थी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी ये बातें बाहर आई और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको अलर्ट किया गया। ये कोऑर्डिनेशन की कमी रही, ये इसका भी जिक्र यहां पर किया गया है। लेकिन कर्नल चौधरी, क्या कांग्रेस पार्टी समझती है कि इस पूरे मामले में आज की स्थिति में, जैसे गौरव भाटिया कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करिए, इतने जल्दी सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं या जो घायल हैं। देखिए, आपको ये मानना चाहिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर पहलगाम की घटना हुई है और उसके बाद ऑफ सिंदूर चल रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ही सजग और अलर्ट रहने की जरूरत थी पूरे देश भर के अंदर। और जिस तरह से आपने टाइमलाइन सबके सामने बताई है कि 19 अक्टूबर से लेकर और अभी तक किस तरह से जो टेरर मॉड्यूल्स जो है वो अनफोल्ड हो रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क जितना है उसकी आपस की कोऑर्डिनेशन होनी बहुत जरूरी थी। और कहीं ना कहीं कमी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फेलियर की बहुत बड़ी रही है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर। आप पुलवामा से लेकर और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 350 किलो RDX इंटरनेशनल बॉर्डर के 30 किलोमीटर दूर पुलवामा के अंदर मिलता है। वहां पर हमारे 40 BSF के जवान हम उसके अंदर खो देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर 3000 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट इज अ मेजर इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिंग IED। तो अगर इतना सारा एक्सप्लोसिव यहाँ पर पहुंचा है तो ये कैसे पहुंचा है? सिक्योरिटी की तो पूरी तरह से चूक है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम जो डायरेक्टली JNK की सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर उस चीज का पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर है, दिल्ली की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और यहाँ पर अगर फरीदाबाद के अंदर यहाँ पर जो इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल अगर यहाँ मिलता है, ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम का फेलियर है। ये ना तो पहलगाम चेक कर पाए, ना पुलवामा चेक कर पाए, और अब दस्तक जो है दिल्ली में पहुंच गई है। तो जहां पर 12 लोग हमारे जिस तरह से हताहत हुए हैं और जिस तरह की आगजनी हुई है उस विस्फोट के बाद, तो ये बहुत ही एक दिल दहलाने वाली बात है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पहले जो टेरर मॉड्यूल्स हुआ करते थे, मेरे जो सीनियर पैनलिस्ट हैं यहाँ पर आर्मी के जो जनरल्स हैं, वो भी इस चीज को मानेंगे
कि पहले जो इनका जो रिक्रूटमेंट होता था वो कमजोर तबके के लोग, गरीब बच्चों का हुआ करता था। अब ये एक नया जो जिस तरह से टेरर मॉड्यूल जो डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स अगर ये आने लग जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम को जवाब देना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा गौरव भाटिया, और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लीजिए आप। बता रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, थोड़ा पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, इंटेलिजेंस फेलियर का, सिक्योरिटी फेलियर का कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और इसी वजह से कॉम्प्लेसेंसी होती है। और यहाँ पर भी जो चांदनी चौक एक बहुत ही भीड़ भाड़ का इलाका है, 10 मिनट तक जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, 10 मिनट तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी, वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, पुलिस वाले नहीं थे, मौजूद नहीं थे। तो ये सब चीज एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। 26/11 के हमले के बाद भी राम प्रधान कमेटी बनाई गई थी और वहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई कि आखिरकार किस वजह से यह टेरर अटैक भारत के भीतर हुआ था। गौरव भाटिया, सवाल यही उठाया जा रहा है पहलगाम के हमले के बाद में या बाकी के घटनाओं के बाद में भी, क्या कारण है कि इस तरीके की कोई भी चीजें सामने नहीं आ पा रही है? गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बारे में खबर आ रही है हमारे पास। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम के आगे कर्नल लगा है तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ऐसे कांग्रेस पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। पूरी चर्चा का निष्कर्ष आप निकालें तो यही था कि संयम बरतिए और देश को एकजुट हो जाना चाहिए। क्या बात बोल रही है आज कांग्रेस पार्टी? ये वो पार्टी है जो पुलवामा हमले के बाद कह रही थी ये होम ग्रोन टेररिज्म है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही थी। आपको मालूम है 26/11 का हमला हुआ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर है। हम तो कहते हैं चिंताजनक है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी आए और उनके चेहरे पे दुख जरूर था, लेकिन एक दृढ़ संकल्प भी था कि इन आतंकियों को और आतंकवाद को हम खत्म कर देंगे। अब याद करिए 26/11 के बाद शिवराज पाटिल 3 बार बंद गले का कोट बदलते थे। 26/11 के बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी कमजोर कांग्रेस की सरकार ने। जब उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, जब पहलगाम। गौरव भाटिया, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ से गिरफ्तार हुई है, उनके घर पे अभी छापेमारी चल रही थी। कुछ हार्ड डिस्क उनके घर पे मिली है, छापेमारी उनके घर पे चल रही है लखनऊ से। समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। समर्थ, क्या जानकारी? वहां पर छापेमारी चल रही, यूपी एटीएस और जेएनके पुलिस का साझा ऑपरेशन। बिल्कुल सही साझा ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस का और यूपी एटीएस का, पहले मड़ियाओं में और उसके बाद ये पहुंचे हैं लखनऊ के लालबाग में, जहां पर शाहीन के पिता सईद अंसारी का घर है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार सईद अंसारी का जो मोबाइल फोन है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा घर से हार्ड डिस्क है उसको जब्त किया गया है। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जो हार्ड डिस्क है वो परवेज की हो सकती है, जिसकी अरेस्टिंग के लिए सुबह एटीएस की टीम लखनऊ के मड़ियाव में गई थी। हम इस वक्त क्योंकि जहां पर मौजूद हैं वो उस आवास है सैयद अंसारी का, आपको तस्वीरों में हम अगर दिखाएं यहाँ पर तो इस वक्त भी चहलकदमी यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। ये वो आवास आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर जो है यहाँ पर ये देखिए ये आवास है, यहीं पर एटीएस की टीम पहुंची थी। इसी आवास पर सईद अंसारी इसी गेट से बाहर आए थे। 121 नंबर ये घर है, लालबाग खंडारी लेन यहाँ का एड्रेस है और यहीं पर पहले पुलिस के जवान तैनात रहे और फिर यहीं से सईद अंसारी ने कहा और उन्होंने इस बात को कबूला कि हाँ उनके बेटे और बेटी से बातचीत फोन के जरिए होती रही है। एक बड़ा तथ्य और सामने आया कि शाहीन और परवेज दोनों सगे भाई बहन हैं और सईद अंसारी के बेटे और बेटी हैं। इसके बाद इस कनेक्शन की पड़ताल करते करते जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ यूपी एटीएस और लखनऊ पुलिस यहां पहुंची। जांच पड़ताल की लगभग 3:30 बजे ये पड़ताल शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई जो 4:30 बजे खत्म हुई। इस बीच में पुलिस और एलआईयू की टीम ने एक लोकल यहाँ के जो बंदे हैं उनको भी बुलाया, जिससे कि जो परवेज अंसारी है, सईद अंसारी है माफ कीजिएगा, उसकी शिनाख्त हो पाए, ये पहचान हो पाए कि वो सईद अंसारी ही है या यूं कहें कि वो परवेज। तो इस पूरे टेरर मॉड्यूल में एक भाई बहन भी शामिल है और यहाँ के अभी डॉक्टर शाहीन के घर पे छापेमारी चल रही है। समर श्रीवास्तव वहां से जानकारी दे रहे थे। लेकिन और एक बड़ी खबर इस वक्त
दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक विस्फोट पर गृह मंत्रालय को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में i20 कार में हुए विस्फोट के घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया गया है और जांच के दौरान दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच समन्वय की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो गौरव भाटिया जी, अभी तो इस बारे में जानकारी आ गई होगी कि अभी तो पूरी रिपोर्ट वहां पर सबमिट की गई है इस पूरे घटनाक्रम की। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, अब तो इसे टेरर अटैक मानना चाहिए या अभी भी कुछ संदेह है आपको? साहिल जी, मुझे समझ में ये आता है कि चाहे वो आप हो, मीडिया हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, चाहे कोई विशेषज्ञ हो, चाहे कोई नागरिक हो, चाहे मैं, हमें बहुत सोच समझ के कोई भी बयान देना चाहिए। किसी भी बात की पुष्टि करना, मैं समझता हूं, या किसी भी बात के लिए नकार देना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरा, कोई भी डिटेल्स यहां सार्वजनिक करना एक चर्चा में, तो मैं समझता हूं बहुत ही गलत होगा। और इसीलिए मुझे एक बात पे यकीन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जितना दर्द हमें है उससे ज्यादा दर्द उन्हें भी है। हमने अपने भाई बहनों को खोया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी को बख्शा ना जाए, एक एक जना पकड़ा जाएगा साहिल जी। और जैसे हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो आका है आतंकियों के, वो भी ढेर हुए थे, इस बार भी अगर आवश्यकता होगी ऐसी ठोस कार्रवाई होगी, ना आतंकी उम्मीद यही है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का नाम एक बार फिर सामने आया है और उसी जैश ए मोहम्मद के आका के ठिकानों पर हमले किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाइयां रुकी नहीं है। प्रणय, जो खबर अभी हम चला रहे थे कि समन्वय की रूपरेखा जो है वो हमने देखा कि अभी अभी उसका विवरण दिया गया है, उसकी जानकारी पूरी तरीके से दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें, गृह मंत्रालय के पास यह रिपोर्ट तो गई है, प्रारंभिक रिपोर्ट गई हुई है, लेकिन आज की स्थिति में हम इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखेंगे और आगे सरकार की कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है? जांच तो अभी होगी, एनआईए इस बारे में जांच भी कर रही है। देखिए, समन्वय की रूपरेखा साहिल दी गई है, इसका मतलब ही यही है कि समन्वय में बहुत सारे लेक्यूनास, बहुत सारे जो लूपहोल्स हैं वो पाए गए हैं और उसके निशान ऐसे मिलते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं, पिछले शनिवार और रविवार ऐसा हुआ कि इंसिडेंटली मुझे उस इलाके में जाने का मौका मिला और मैं वहां था और कई घंटे वहां पर रहना पड़ा। उस पार्किंग के अंदर जहां पे ये गाड़ी खड़ी थी मोहम्मद उमर की, उस पार्किंग के अंदर कोई उस तरीके की सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी। ज़बरदस्त उस इलाके के अंदर भीड़ होती है। चांदनी चौक का ये इलाका खासतौर पर शादी ब्याह के इस मौसम के अंदर वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ पहले से मौजूद थी और सोमवार के दिन भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी वहाँ पर। और उस पूरे इलाके के अंदर एक्सेस से लेकर कंट्रोल तक और साथ ही गाड़ियों के सर्वेलेंस और चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बीते 30 सालों में यदि देखें और रात प्रिसाइजली 28 सालों में देखें तो यदि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा आतंकी हमले किसी एक इलाके में हुए हैं तो वो उस इलाके में हुए हैं, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे जामा मस्जिद हो या लाल किला हो। आपके पास ये डेटा अवेलेबल है कि ये इलाका प्राइम टारगेट होता है। साथ ही वो शख्स अगर 3 घंटे पार्किंग के अंदर खड़ा मौजूद रहा है तो इसका मतलब टारगेट उसका उसी इलाके के अंदर लाल किला ही था। अब जो सवाल उठता है कि लेक्यूना कहां रहा, ये सब तमाम जो एक्सपर्ट्स पैनल पे हैं वो जानते हैं कि इस मामले के अंदर जिस तरीके से ये खबर आनी चाहिए, जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है, प्रिसाइजली कहूं तो मैक का मैकेनिज्म होता है, मल्टी एजेंसी सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसीलिए बनाया गया था 26/11 के बाद में कि तमाम एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके। उसमें ये इनपुट शेयर हुआ या नहीं हुआ, हमें तथ्यों की जानकारी नहीं है, लेकिन ये पास ऑन होना चाहिए था ताकि जॉइंट ऑपरेशन तो हो रहा था। प्रणय, जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक सुराग मिलता है, उसके बाद पुलिस यहां पर आती है, हरियाणा में छापेमारी होती है, लखनऊ चले जाते हैं, सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं तो जॉइंट ऑपरेशन हो रहा था। बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन हो रहा था। यूपी एटीएस कार्रवाई कर रही थी, गुजरात एटीएस की तरफ से कार्रवाई हुई, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ऑफिशियली इस चीज को लेकर रूप में थी कि एक शख्स जो है जिसके पास एक्सप्लोजिव हो सकता है, फरीदाबाद में इतनी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ है, उसके बाद वो एट लार्ज है, वो गायब है, उसकी धरपकड़ की कोशिश चल रही है, उसकी तलाश चल रही है, वो कहां हो सकता है? तो क्या उसके मुताबिक यहां पर सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल नहीं किए जाने चाहिए, खासतौर पर वो इलाके जो जहां पहले भी हमले हो चुके हैं? मैं ये डेटा आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये इलाके पहले से टारगेट पे और सस्पेक्टेड रहे हैं, यहां पर आतंकी हमले होते रहे हैं, इसलिए यहां पर और सर्वेलेंस होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने में नहीं आया। शायद यही वजह है कि अब ये जो मल्टी कोऑर्डिनेशन की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है वो शायद इसीलिए की गई है ताकि ये इनपुट बेहतर तरीके से न केवल कलेक्ट हो, कोलेट हो, बल्कि एक्ट करने के लायक उस पर काम किया जा सके।
मुझे लेफ्टिनेंट जनरल दुआ के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से प्रणय मैं एक बात भी समझना चाहूंगा। एनआईए की एंट्री आज हुई है इस पूरे मामले में, अधिकृत तौर पर इस पूरे मामले की जांच एनआईए आज से कर रही है, लेकिन विस्फोटक का पकड़ना, जैश के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू होना, क्या उसके बाद तुरंत ही एनआईए ने इस पूरे मामले को लेना चाहिए था? अंटिल यह केस एनआईए ले सकती है, तो इस ऐसे मामलों में एनआईए के पास तुरंत अगर इसकी जांच जाती तो यह कोऑर्डिनेशन ज्यादा आसान होता। क्या यह बात भी कही जा रही है? देखिए, एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, भले इसीलिए इससे साबित हो जाता है कि ये एक आतंकी एंगल है इसके अंदर, और आतंक के एंगल से ही इस मामले की जांच हो रही है। जो केसेस लगाए गए हैं वो भी यूएपीए के तहत लगाए गए हैं, इसलिए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एनआईए इंसिडेंट के बाद जाती है साहिल, और आपने भी बहुत सारे टेरर इंसिडेंट्स कवर किए हैं, इसलिए आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि घटना होने के बाद उसके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अलग होता है। अन्यथा यूपी एटीएस या गुजरात एटीएस हो या दिल्ली में स्पेशल सेल हो, बहुत सारे टेरर केसेस की जांच वो करते रहते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते रहते हैं। उसमें चाहे आईबी का इनपुट हो, आरएडब्ल्यू का इनपुट हो, जो दूसरी एनटीआरओ के टेक्निकल इनपुट होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके इनपुट के आधार पर एक्ट करती हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे इनपुट हैं इसके अंदर। उसके आधार पर ये एसएसपी श्रीनगर का केस जो पोस्टर लगाने से शुरू हुआ था, उसमें इतने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखती है साहिल कि हो सकता है कि हमारी एजेंसीज के इस कोऑर्डिनेशन ने एक बड़ा हमला, जो कि मल्टी सिटी हमला हो सकता था, उसको अवॉइड किया है। इसके लिए, इस कामयाबी के लिए हमें शुक्रिया कहना चाहिए कि एक बड़ा हमला हो सकता है टल गया हो, क्योंकि कई शहरों में इसके निशान मिल रहे हैं। ठीक है, यह बात भी दिलचस्प है कि जिस तरीके से बाकी हमला टालने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार दिल्ली में यहां पर हमला होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल दुआ, क्या पुलवामा में जो इससे पहले अटैक हुआ था, इसमें सिमिलैरिटीज नजर आती है क्या? जिस तरीके से व्हीकल बॉर्न अटैक, उसमें एक का आईडी बनाना और उसके बाद उसका ब्लास्ट होना, जो होम ग्रोन यहाँ के लोग हैं उस मॉड्यूल का इसमें इस्तेमाल होना, पढ़े लिखे लोगों का इसमें इस्तेमाल होना, जैश ए मोहम्मद दोनों जगह पे एक तरीके से दिखाया जाता है। जिस तरीके से सीआरपीएफ को टारगेट किया गया था स्पेसिफिकली, उसी तरीके से प्रणय जिसका जिक्र कर रहे थे, एक इलाके को नजर में रखकर इसको टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये दोनों हमलों में कुछ सिमिलैरिटीज इसमें नजर आती है। सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज पहले, ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। ये जैसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जो टर्मिनोलॉजी आप बोल रहे हैं, वो व्हाइट कॉलर टर्म, ये टर्म जब ये शब्द पहले इस्तेमाल हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो उसको हाइब्रिड टेररिस्ट कहते थे। यानी कि जिनको कोई ट्रेनिंग ना हो, वो थोड़ा एक बार कोई पिस्टल चलाना, ग्रेनेड फेंकने के लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। वो एक बार जाके एक केमिस्ट की दुकान पे किसी को मारा है, कहीं और बिहारी लेबर को वहां पर मारा, और ऐसी घटनाएं जब हुई थी, तो ये हाइब्रिड टेररिस्ट है, जो उसको आप व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ गया है, क्योंकि अब ये पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं। रही बात पुलवामा और इसके बीच में जो सिमिलैरिटी है कि दोनों कार बॉम्ब थे, लेकिन अगर ये बॉम्ब है जैसे कि लग रहा है, लेकिन वो एक बड़ा ज्यादा प्लानिंग वाला अटैक था। वो इसलिए क्योंकि वो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय आ रहा था, और सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में वो स्पेसिफिक अटैक के अलावा वो कार ने जाके बस के अंदर अटैक किया, भिड़ गई कार उसके अंदर एक्सीडेंट करके, और पूरे बस हताहत हुई। वेरेज यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। एक चलती हुई कार है, रेड लाइट के ट्रैफिक सिग्नल के पहले थोड़ी स्लो हो रही है और वहां रुकी है, तो वहां पर ये विस्फोट हुआ है। तो ये एक थोड़ी उसमें डिसिमिलैरिटी है। लेकिन मैं मानता हूं, एक सेंटेंस मुझे कहने दीजिए। और जैसे आपने पिछले 20 दिनों की एक टाइमलाइन दी, और आपने खुद भी कहा कि देखिए कहाँ श्रीनगर से लेके कश्मीर में जो हुआ, उसके बाद जो हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, आपने खुद बताया, आपने खुद कहा कि हाँ उसमें समन्वय भी हो रहा है, यानी कि तालमेल भी हो रहा है। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी जो, ये मेरा आखिरी सेंटेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या होता है, ये जो काउंटर टेररिज्म जिसमें मैं पूरे 40 साल रहा हूँ, काउंटर टेररिज्म में एक फुटबॉल के गोलकीपर की तरह होता है जी। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आज की स्थिति में एक बड़ा हमला तो रुक गया, लेकिन आखिरकार दिल्ली निशाने पर आ ही गई। समय खत्म हुआ है, इसलिए ज्यादा हम इस पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात पर ध्यान रखना जरूरी है। इससे पहले पुल गिरता है, कोई हादसा होता है, तो तुरंत उसमें जख्मी या मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अब तक इस टेरर अटैक में या अटैक में जो मारे गए हैं, उनके लिए मुआवजे की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। तो उसका भी इंतजार रहेगा कि सरकार की तरफ से इसकी घोषणा कब होती है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल